पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में स्टडी किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली होते क्या हैं और उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपस में क्या रिलेशन होता है, ये हमने स्टडी किया है। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसका एप्लीकेशन किस किस फील्ड में होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री को बेसिकली यूज़ किया जाता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम एंगल फाइंड कर सकते हैं और एंगल अगर हमें मिल जाता है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कोई भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ किया जाता है अगर हम अर्थ से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, किसी स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को उस फील्ड में यूज़ किया जाता है। किसी भी माउंटेन की हाइट फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया जाता है। सर्वेयर्स ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं। जो सबसे पुराना अगर हम कहें तो सबसे एंशिएंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक डिवाइस थी जिससे हाइट फाइंड की जाती थी, दैट इज थियोडोलाइट। इसका यूज करके माउंटेन की हाइट फाइंड की जाती थी। इसमें एक रोटेटिंग टेलीस्कोप था जिससे एंगल फाइंड किया जाता था और हम उससे डिस्टेंस फाइंड कर सकते थे। इससे इंटरेस्टिंग थिंग है कि इसी डिवाइस से माउंट एवरेस्ट जो माउंटेन है उसकी हाइट फाइंड की गई थी। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं या हम कहें कि कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर कोई काइट उड़ रही है इस तरह से। अगर यहाँ पर जो पर्सन खड़ा है वो काइट की डिस्टेंस फाइंड करना चाहता है कि या इस पॉइंट से इस काइट की डिस्टेंस क्या है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से की जा सकती है। अगर कोई किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है यहाँ पर, ओके, और यहाँ सामने रोड में किसी पॉइंट पर कोई कार है और वो कार की डिस्टेंस फाइंड करना चाहता है, या यहाँ से फाइंड करना चाहे या इस बिल्डिंग से कार की डिस्टेंस फाइंड करना चाहे, तो उस कंडीशन पर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी प्लेसेस पर ट्रिग्नोमेट्री हेल्पफुल होती है। ट्रिग्नोमेट्री को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे ये हमें देखना है, तो उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम इस केस को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर इस काइट से स्टूडेंट का या कोई भी पर्सन है, या हम कहें ऑब्जर्वर, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो इससे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके 2-3 टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर की आई होगी, उस आई से अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, अब यहाँ से और ऑब्जर्वर की आई से जिस पॉइंट को ऑब्जर्व करना है, जहाँ से डिस्टेंस पता करना है, वहाँ तक जो लाइन बनती है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इस केस में क्या होता है, ऑब्जर्वर को अपना हेड इस तरह से ऊपर करके देखना होगा। पर ये जो सेकंड केस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं तो ये कैसी बनेगी, इस तरह से। और इस केस में क्या होगा, इस केस में ये लाइन ऑफ साइट है, पर इस केस में क्या हो रहा है कि अगर उसे इस कार को देखना है तो उसे अपना मुंड इस तरह से झुका कर देखना होगा। तो इन दोनों केस में ऑब्जर्वर के आई से जो ऑब्जेक्ट है वहां तक जो लाइन बनती है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। लाइन ऑफ साइट का डेफिनेशन देखिए हम किस तरह से दे सकते हैं। लाइन ऑफ साइट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। किसी ऑब्जर्वर के आई से
जिस ऑब्जेक्ट को व्यू करना है या जिस ऑब्जेक्ट को देखना है वहाँ तक जो लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद सेकेंड थिंग है कि हम देख रहे हैं कि हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है वहाँ पर और जो लाइन ऑफ साइट बन रहा है उसके बीच में कोई झुकाव है, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, यहाँ भी देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है, तो इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 2 एंगल्स हमें मिल रहे हैं। अब ये एंगल क्या होते हैं, तो जब हम कोई ऑब्जर्वर यहाँ से व्यू कर रहा है और ऑब्जेक्ट उसके हेड के ऊपर है, ठीक है, जिस केस में उसे अपना हेड इस तरह से ऊपर करना पड़ रहा है, उस केस में जो एंगल बनता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the object is above the horizontal level। इस horizontal level से जब object above होगा, ऊपर साइड होगा, तो उस कंडीशन पर जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब इस हॉरिजॉन्टल लेवल से जो ऑब्जेक्ट है जिसे व्यू करना है वो बिलो होगा, तो उस कंडीशन पर जो एंगल बनता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और हॉरिजॉन्टल के अबव जब ऑब्जेक्ट होगा तो उस कंडीशन पर हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। और जब हॉरिजॉन्टल लेवल के बिलो ऑब्जेक्ट होगा तो उस कंडीशन पर हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो ये 3 टर्म्स हमें पता होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। जब हम ये 3 टर्म्स समझ लेंगे तब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ जिसके थ्रू हम अच्छे से इसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमें गिवन है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई टावर है जो इस तरह से, ये ग्राउंड है तो ग्राउंड पर इस तरह से वर्टिकली खड़ा हुआ है। ठीक है, इस टावर के फुट से 15 मीटर डिस्टेंस पर, तो अगर हम देखें तो 15 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है। पॉइंट से टावर का जो हेड है उसके बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें यहाँ पर गिवन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। और हमें फाइंड करना है कि टावर का हाइट कितना है। तो अगर हम इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC, BC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, हमें BC फाइंड करनी है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, और हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम अप्लाई करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर हमें मालूम है कि कोई भी टावर खड़ा किया जाए वो ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो
इसका एडजेसेंट एंगल, ये क्या हो जाए, इसका एडजेसेंट साइड AB ये हो गया बेस, और ये साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, और यहाँ पर हमें बेस की वैल्यू मालूम है और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन इंडिकेट करता है? तो हमें मालूम है कि अगर हम देखें tan थीटा तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ पर tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू तो हमें मालूम है 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, इसमें tan 60 डिग्री अगर हम करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस की वैल्यू कितनी गिवन है 15। तो ये इस तरह से हो गया। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। tan 60 डिग्री इज √3, तो ये हो गया √3 इक्वल टू BC अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हमें मिल जाएगा 15 √3 मीटर। मतलब इस टावर की हाइट कितनी मिल गई 15 √3 मीटर। यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.732 पुट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू डेसिमल में मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किसी टावर की हाइट फाइंड करने में, या अगर हमें ये हाइट गिवन होता तो इस पॉइंट से टावर का डिस्टेंस फाइंड करने में हम ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से यूज कर सकते हैं। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमें मिल रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? हमें क्या गिवन है कि कोई ऑब्जर्वर है, कोई गर्ल है यहाँ पर, और इस गर्ल की हाइट कितनी दी हुई है, इसकी हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर, और ये गर्ल किसी चिमनी से 28.5 मीटर डिस्टेंस पर खड़ी है। ओके, और यहाँ से वो चिमनी के टॉप पॉइंट को देखती है। तो लाइन ऑफ साइट कैसे बनेंगे? लाइन ऑफ साइट बन जाएगा यहाँ उसकी आई से चिमनी के टॉप हेड तक। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। अब हमें गिवन है कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इलेवेशन, इसकी वैल्यू है 45 डिग्री, और हमें इस चिमनी की हाइट को फाइंड करनी है। इस हाइट को हमें फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पर मान लें कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, एंड दिस इज पॉइंट E। ओके, तो x कौन सी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो x हमें यहाँ से मिल रहा है, x इज BC प्लस CD, ये टोटल इस हाइट को इंडिकेट कर रहा है। और CD की लेंथ कितनी है? तो CD एग्जैक्टली मैन के हाइट के इक्वल है, क्योंकि अगर कोई मैन इस तरह से खड़ा है और वो अपने आईज से देखेगा तो ये हाइट उसकी कैलकुलेट नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम CD को ले लेते हैं 1.5, तो चिमनी की हाइट क्या हो जाएगी? BC प्लस 1.5 मीटर। तो अगर हम BC कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें चिमनी की हाइट x मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ACB, और इस ट्रायंगल में ये एंगल है, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में बेस ये बन जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम यहाँ पर tan का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan 45 डिग्री। तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? BC, और बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की लेंथ हमें गिवन है 28.5 मीटर, क्योंकि हमें क्या दिया है
कि वो जो गर्ल है वो चिमनी से 28.5 मीटर डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ हो गई 28.5। 10:45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर हमें BC कितना मिल गया 28.5 मीटर। तो अब BC की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ से चिमनी की हाइट x हमें कितनी मिल जाएगी 28.5 प्लस 1.5, दिस इज 30 मीटर। मतलब चिमनी की हाइट जो हमें फाइंड करनी थी ये कितनी मिल गई 30 मीटर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन डिफरेंट है, जो हमने जो पहला लिया था उससे क्या है कि यहाँ पर मैन की हाइट हमें दी हुई है। तो ग्राउंड लेवल एक समान होता है, जिस लेवल से चिमनी खड़ी है उसी लेवल से वो गर्ल भी यहाँ पर खड़ी होगी। तो इसलिए हम गर्ल की हाइट को लेकर चल रहे हैं। एलिवेशन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे तो उस कंडीशन पर हमारा आंसर इनकरेक्ट होगा। से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे हमें गिवन है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि कोई टावर है। सपोज हम यहाँ पर बनाते हैं AB, एक टावर है, ठीक है। तो जब सन का एल्टीट्यूड मतलब किसी पॉइंट से एंगल अगर 60 डिग्री है तो उस कंडीशन पर शैडो कितना बन रहा है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कोई शैडो बन रहा है B से लेकर C तक, ठीक है। दिस पॉइंट इज B। कब? जब एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। पर जब एंगल 30 डिग्री हो जाता है तो ये शैडो अभी जितना बन रहा है उससे 40 मीटर ग्रेटर बनता है। मतलब यहाँ पर बन गया, मान लीजिए इस पॉइंट से यहाँ तक 40 मीटर डिस्टेंस पर शैडो बनता है जब एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 30 डिग्री का होगा। तो हमें टावर की हाइट पता करनी है कि इसकी टोटल एक्चुअल हाइट कितनी है। तो हम ले सकते हैं लेट हाइट ऑफ टावर इज h मीटर, ठीक है। और इस लेंथ को हम मान लेते हैं x। अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमें ये पता करनी है, इसे हमने ले लिया h। तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं 10 का फॉर्मूला, 10 60 डिग्री। तो ये होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर h और बेस की वैल्यू है x। तो यहाँ से h हमें मिल जाएगा √3 इंटू एक्स, क्योंकि 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो ये हमें मिल गया। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड एंगल 30 डिग्री के लिए लेते हैं। तो हम यहाँ से करते हैं 10 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, सेम है, और बेस कितना हो गया, अब ये कंप्लीट हो गया। तो ये बेस बन गया 40 प्लस एक्स, ठीक है। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और h हमें मिला है √3 इंटू एक्स। ये हो गया 40 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में हमें मिल गया 40 प्लस एक्स और RHS में हमें मिल जाएगा 3x, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई होके यहाँ पर हो गया 3। x को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3x माइनस एक्स दैट इज़ 2x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से x हमें मिल गया 20। पर हमें ये डिस्टेंस फाइंड नहीं करनी थी, हमें फाइंड करनी है हाइट। तो हाइट क्या है, हाइट इज √3 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 20 इंटू √3 मीटर। तो हाइट कितना मिल गया 20 √3 मीटर, और यही लेंथ हमें फाइंड करनी थी। इस तरह से हम इसे करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हमें मिल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज
across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height 3 meter from the river, 3 meter from the banks, find the width of the river. हमें गिवन है कि किसी रिवर पर कोई ब्रिज बना हुआ है और उस ब्रिज के किसी पॉइंट पर, मान लीजिए ब्रिज पर हमने ये पॉइंट लिया, यहाँ से उस रिवर के किसी साइड का एंगल जो बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री और 30 डिग्री। क्योंकि हम ब्रिज से देख रहे हैं इसलिए यहाँ पर एंगल ऑफ इलेवेशन ना बन के एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इसलिए ये एंगल हमें डाउनवर्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें गिवन है कि ये जो मान लीजिए कि ये यहाँ पर रिवर है, ठीक है, तो ये इस तरह से पानी यहाँ पर आ रहा है और ये ब्रिज है, इस तरह से यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है, ये पॉइंट ए जो है वो ब्रिज पर है। ठीक है, तो इस कंडीशन पर ये जो 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ से हमने एंगल लिए हैं 45 डिग्री और 30 डिग्री। हमें गिवन है कि ये जो ब्रिज बना हुआ है वो बैंक से इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर और हमें इस विड्थ को फाइंड करना है रिवर की विड्थ को। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, तो अगर हम लेते हैं ट्रायंगल ABC में तो हमें मिल जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है BC, तो यहाँ से हमें BC मिल जाएगा 3/tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 दैट इज 3√3 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ACD, और इस ट्रायंगल में देखिए अगर हम एंगल लगाते हैं tan 45 तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD। tan 45 1 होता है तो CD हमें यहाँ से मिल जाएगा 3 मीटर, और हमें फाइंड करनी है विड्थ ऑफ रिवर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज BC प्लस CD। BC हमें मिली है 3√3 और CD हमें मिली है 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × √3 + 1 मीटर, और यही हमें फाइंड करनी थी। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड 9.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।